हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 मार्च को आपका हरियाणा जुडिशरी का प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है और अब आपके पास 1 महीने से भी कम का टाइम है ना। तो और अब आई थिंक कि अब तक तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा और अब जबकि 1 महीने से कम का भी समय है तो अब आपका रिवीजन का टाइम है, राइट। बट लॉ इतना वास्ट होता है तो उसका रिवीजन कैसे करा जा सकता है ना। तो दो बहुत जो अच्छी और बहुत इजी टेक्निक्स होती हैं एक लॉ स्टूडेंट के लिए, आपको भी पता है, वो होती है रिवीजन की। एक तो बेयर एक्ट, दूसरा आपका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, है ना। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओगे, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं प्री में, है ना। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि हरियाणा जुडिशरी हमेशा से जिस पैटर्न पे कंडक्ट कराता है पेपर, वो DJS का पैटर्न ही रहा है ना। उसी पैटर्न पे कुछ कुछ हमेशा उसका पेपर होता था, लेकिन 2021 में जो हरियाणा ने अपना पेपर कंडक्ट कराया था, ठीक है, उस पेपर में उसने अपना पैटर्न चेंज किया था, राइट। वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे और कुछ लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा होगा, है ना, मतलब जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए होंगे और उसके बाद अटेम्प्ट करा होगा 2021 का पेपर और फिर बोला होगा हमारे टाइम ही सब कुछ चेंज क्यों होता है। ऐसा लगता है ना कि हमारे टाइम ही सब कुछ चेंज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ। तो खैर, पैटर्न पेपर का ये तो भाई आपका पेपर जिस दिन आएगा उसी दिन पता चलेगा कि क्या रखा है उन्होंने। लेकिन क्वेश्चन आपके कुछ भी आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बेस्ड भी आ सकते हैं, सेक्शन बेस्ड भी आ सकते हैं। हमको क्या करना होता है, हमको प्रिपेयर ऐसे करना होता है कि हमें समझ आ रहा है सब कुछ। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हम उसको बढ़िया से कर पाए, हमें वो क्वेश्चन आता हो, राइट। हमको हर तरह से पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए आज क्या लेकर आई हूँ, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड बनाया है। और ये वो 40 क्वेश्चंस हैं जो ना कि हरियाणा जुडिशरी बल्कि हर जुडिशरी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। आप MP का अटेम्प्ट कर रहे हो, UP कर रहे हो, उत्तराखंड कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस जो है ना वो दिख ही जाएंगे हमेशा, है ना। तो मैं कौन हूँ तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मैं हूँ सौरभी सिंह और मैं लेकर आई हूँ देहरादून क्लैट एकेडमी की तरफ से आपके लिए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हरियाणा जुडिशरी वालों के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, फटाफट अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस। और जब आप क्या किया करो ना, जब भी अटेम्प्ट करा करो ऐसे MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो, ऐसे अटेम्प्ट किया करो। तो जब मैं क्वेश्चन, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ओके। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप अपना आंसर ना उस पेपर पे लिखते जाना, ठीक है। जब मैं आंसर बताऊं उसके साथ आप चेक करते जाना और एंड में आप देखना 40 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 40 में से आप देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, उस पर आप एक सर्कल बना लो, याद रखो, उसके आंसर्स याद करो, ठीक है, ताकि बाद में जब आपके सामने वो क्वेश्चन दोबारा आए तो आप उसको सही कर सको। तो ये तरीका होता है। तो बैठ गए ना आप सब पेन और पेपर लेकर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ स्पीडी ट्रायल and the limitation period of completing the trial of certain cases has been provided under। CRPC का क्वेश्चन है। CRPC बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है ना, होता है ना, मेरा तो फेवरेट है भाई, ठीक है। तो आपको आंसर क्या होगा, इसका आंसर चलिए बता ही देती हूँ मैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका सेक्शन 309 ऑफ CRPC, ठीक है। क्या कहता है 309, क्या कहता है आपका 309 कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है ना, जो कोर्ट है वो ये डिटरमाइन करेगा कि अगर किसी कोई प्रोसीडिंग जो है वो अपनी डेट से, जो भी उसकी डेट फिक्स है उससे डिले हो रही है, तो उसका रीजन रिकॉर्ड करे कि क्यों डिले हो रही है। अदरवाइज करना क्या है कि जो भी इंक्वायरी और ट्रायल होगा वो डे टू डे बेसिस पे होगा, आपकी डे टू डे प्रोसीडिंग होगी,
तब तक जब तक सारे विटनेस आपके क्रॉस एग्जामिन नहीं हो जाते। तो डे टू डे आपकी प्रोसीडिंग चलने की बात करता है स्पीडी ट्रायल आपका 309 ऑफ CRPC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ द ट्रायल prosecution of any person can be withdrawn with the consent of the court, ठीक है। क्या कह रहा कि कौन से स्टेज पे प्रोसिक्यूशन विड्रॉ किया जा सकता है आपका कोर्ट के कंसेंट के साथ, ठीक है। तो मार्क कर लिया आपने पेपर पे, बताऊं आंसर, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, चलिए बता ही देती हूँ। एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, ठीक है। जजमेंट जब तक नहीं आ जाता, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हो जाता, तब तक आपके पास ये मौका होता है कि आप किसी भी स्टेज पे अपना प्रोसिक्यूशन विड्रॉन कर सकते हैं। सेक्शन कौन सा होता है जो आप इसकी बात करता है? 321, ठीक है। 321 इसकी बात करता है। कौन विड्रॉ कर सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी, कौन सा सेक्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद, और एक बात ये कि विड्रॉ करता कौन है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आया तो इन्हीं तीन में से आपका कोई एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग में बी फाइल्ड बाई, प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन किसके द्वारा डाला जाता है? अगर आपको प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट पता होगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। प्ली बार्गेनिंग का होता क्या है? प्ली बार्गेनिंग, जब भी अक्यूज के पास ये मौका होता है ना कि वो अगर चाहे तो अपनी सजा को कम करा सकता है ना, लेकिन वो सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनाल्टी वाली नहीं होनी चाहिए, 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कमिट करा हो उस इंसान ने जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट हो, वुमेन के अगेंस्ट हो या चाइल्ड के अगेंस्ट हो। अब वुमेन के अगेंस्ट, चाइल्ड के अगेंस्ट आपको समझ आ रहा है, राइट, कि कोई रेप ना हो या पॉक्सो ना लग रहा हो, ठीक है। बट ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वो है कि ऐसी कोई चीज जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, जैसे आपका अडल्ट्रेशन हो गया। अगर आप अडल्ट्रेशन करते हो, ड्रग्स का अडल्ट्रेशन करते हो, फूड का अडल्ट्रेशन करते हो, तो सोसाइटी की हेल्थ इम्पैक्ट होती है, एक लार्ज उस पे, है ना। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, है ना, तो ये ऐसी सारी चीजें आपकी ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में आता है। तो अगर इन किसी भी कैटेगरी में आपका ऑफेंस जो आपने किया है वो फॉल नहीं कर रहा है, कम है आपका, तो आप प्ली बार्गेनिंग का वो ले सकते हो, ठीक है। कोर्ट के ऊपर होता है, अगर वो चाहे तो वो कम कर सकती है आपको सुनने के बाद। क्या सेक्शन होता है प्ली बार्गेनिंग का? पहली बात तो आंसर पे देख लेते हैं क्या था हमारा आंसर है इसका, अक्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अक्यूज करा सकता है ना, तो आंसर इसका है अक्यूज। अक्यूज डालता है एप्लीकेशन, आपका 265 ए से लेकर 265 एल तक आपका प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है वो किस में डाली जाती है, कौन से सेक्शन में डाली जाती है? एप्लीकेशन डाली जाती है 265 बी, ठीक है। 265 बी में आपका एप्लीकेशन बताया गया है प्ली बार्गेनिंग का। चलिए, एक चीज और जो हमारे प्ली बार्गेनिंग के सेक्शन में देखने वाली है वो क्या है कि ये कौन से अमेंडमेंट से एक्ट ऐड हुआ था, है ना। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अमेंडमेंट से ये लाया गया था प्ली बार्गेनिंग का आपका कंसेप्ट। ये याद रखिए क्योंकि प्री का क्वेश्चन आपका क्लियर यहां से बन जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से प्ली बार्गेनिंग आपका जो है वो ऐड हुआ था। चैप्टर आपका 21 है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, चलिए, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, राइट, सीधा है। सेक्शन 394 CRPC प्रोवाइड्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू किससे
किससे रिलेट करता है ना। देखो आपका अपील का जो सेक्शन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 372 से, ठीक है। ये आपको पता है कि 395 से आपका क्या शुरू होता है, आपका 390 अपील का जो सेक्शन है वो आपका 372 से शुरू होता है, और फिर 396 397 के बाद आपका रेफरेंस और ये सब आ जाता है ना। तो उसके बीच में जब यहाँ पे एक तरीका होता है क्वेश्चन का पता लगाने का, कि जब हमको वो सेट याद होता है ना कि किस सेट में हमारा क्वेश्चन फॉल कर रहा है, तो कभी कभी हम कर ले जाते हैं, राइट। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात नहीं करता, किसकी बात करता है, चलिए अपील ही है यहाँ पे, तो हम कैसे इसमें सेट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे आपके ऑप्शन भी वही हैं। ये तब आप यूज कर सकते हो जब ऑप्शन अलग अलग जगह से दिए हो, ठीक है। तो आंसर है इसका अबेटमेंट ऑफ अपील, ठीक है। तो आपका 394 सीआरपीसी किससे डील करता है, अबेटमेंट ऑफ अपील। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आता है प्री में। कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस on a pregnant woman is provided under। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। सब में ही पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है इसमें, अगर कोई वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है और उसको डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो उसकी प्रेगनेंसी का जब पता चलता है तो उसके बाद जो सरकार है वो चाहे तो क्या कर सकती, वो क्या करती है, मतलब कम्यूट कर देती है, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो क्या करती है, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। कौन सा सेक्शन इसकी बात करता है, आपका 416, राइट। ये सेक्शन बात करता है, याद रखिए, क्या याद रखना है, प्रेग्नेंट वुमेन, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस 1416। ऐसे हर क्वेश्चन से उठाना सीखो, ठीक है। एक बेयर एक्ट की एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में से तुम्हें क्वेश्चन क्या बनता दिख रहा है। देखो जब भी कोई, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ बेयर एक्ट पढ़ने का, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान रखो कि आप ना अपने माइंड में बनाओ कि अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे भी तो क्या बनेंगे, ठीक है। जब आप ये करके चलते हो ना, और फिर जब आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस, तो आपको बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि आप बहुत आराम से कर ले जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा यहीं पे है, चलिए। डैश ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है, ठीक है। ये दो सेक्शंस हमारे जो बात, चलिए आप मुझे ये बताइए कमेंट में लिख के कि प्राइवेट पर्सन को कौन से सेक्शन में अधिकार होता है अरेस्ट करने का, ठीक है, बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, 43, राइट। 43 में प्राइवेट पर्सन के पास अधिकार होता है अरेस्ट करने का। अगर उसे लग रहा है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो वो अरेस्ट कर लेता है, बाद में पुलिस ऑफिसर को वो कर देता है। ऐसे ही हमारे पास मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है 44 में, है ना। सेक्शन 43 बात करता है प्राइवेट पर्सन की अरेस्ट करने की पावर को, और 44 बात करता है मैजिस्ट्रेट की। अगर कोई मैजिस्ट्रेट वॉक करने गया है और उसके सामने कोई कॉग्निजेबल, मतलब वो जा रहा है पार्क में और उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जो कॉग्निजेबल नेचर का है, तो वो भी अरेस्ट कर लेगा, राइट, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उस चीज को। तो और फिर बाद में कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को वो कर देता है। तो 44 जो है वो बात करता है मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट करने की पावर को। देखो यहाँ से मैं कैसे कह रही हूँ ना कि आपको बेयर एक्ट से कैसे बनाना है, तो मैं आपको क्वेश्चन से बना के दे रही, क्या है इसमें डील देखने वाली चीज, ठीक है। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of his arrest। बताइए, तो क्या होता है नियम कि अगर कोई भी इंसान जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, ठीक है, जो अरेस्ट हुआ है विदाउट वारंट, अगर उसे पुलिस जब अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, ठीक है। इसमें आपका वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है जो लाने ले जाने का होता है। ये कौन सा सेक्शन कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको करना ही करना है, 57, ओके।
आपका बी 57। तो 57 ये बात कहता है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको मैजिस्ट्रेट के पास आप पेश करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं ना आपके लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये देखना आप जरूर मिलेगा। आप बोलोगे कि मैम ऐसे ही और सीरीज बना दिया करो क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाती रहूंगी। अभी तो आपका झारखंड पड़ा है, अभी एमपी का तो आपका मेंस होएगा। ठीक है, लेकिन आएगा। ठीक है, आप बस क्या रिवीजन करना है ना, तो क्वेश्चन लगाने से अच्छा रिवीजन लॉ वालों के लिए और कुछ भी नहीं है। आप लगाओ, बार बार लगाओ। जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आप किसी बुक से भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो ये बात ध्यान रखो कि आप एक पेन और वो लेकर बैठो, पेन और कागज लेकर बैठो। ठीक है, और आप अब उसके पहले लिखो, जो आपका गलत हो उसे सर्कल करो, उसको पढ़ो और फिर अटेम्प्ट करो। पेंसिल से किया करो, या तो अगर बुक में कर रहे हो डायरेक्टली सर्कल बनाओ और बार बार पढ़ो। जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि नहीं, तुम्हें नहीं आ रहा है ना, उसको सर्कल बनाकर उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। ठीक है, जब वहां देखोगे ना पेपर में तो याद आ जाएगा कि हाँ भाई देखा है मैंने इसे कहीं। ठीक है आता है ना इंसानों के साथ, करते इसे कहीं मैंने देखा है। ऐसे क्वेश्चन के साथ भी होगा तुम्हारे साथ कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन देखा है, कहाँ देखा है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। ठीक है, चलो, इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस अ पर्सन, ये हो गया हमारा। क्या था हमारा इसका आंसर? 57। नेक्स्ट है हमारा, अंडर CRPC imprisonment in default of payment of fine can be awarded। ठीक है, तो पता है कि डिफॉल्ट अगर आपने फाइन का कर दिया, अगर आपको फाइन बोला गया था कोर्ट में और आपने पे नहीं किया, उसमें भी डिफॉल्ट कर दिया, तो आपको सजा होएगी। राइट, 1/4 होती है ना जो भी पनिशमेंट होती है उसकी। तो ये बोल रहा है कि वो रन कैसे करेगी, मतलब आपकी जो मेन पनिशमेंट है उसके साथ चलेगी, उसके बाद चलेगी। ठीक है, या कोर्ट माफी कर देगा या फिर कुछ नहीं। तो देखो बच्चों क्या होता है, इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड, क्या कह रहा है, याद रखना है ये चीज एकदम याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। क्या कि जब भी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अवॉर्ड होगा तो हमेशा पनिशमेंट एडिशन में मिलती है। किस पनिशमेंट के? जो आपका सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज होता है, जो आपकी मेन पनिशमेंट है। अगर किसी चीज में आपको 7 साल की सजा मिली है, 7 साल का जो आपको 1/4 डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में दिया गया है, वो 1/4 7 साल इंटू 1/4 जितना भी आएगा वो पनिशमेंट प्लस ये 7 साल, ये आपके एडिशन में चलेगी। ठीक है, उसके साथ वो ऐसा ये होता है, साथ नहीं चले, एडिशन में चलेगी। तो ये बात का ध्यान रखना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो जब आप कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हो तभी आपको बता दिया जाता है। एविडेंस एक्ट हमारे किस पे चलिए, जजेस आते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में, पता है ना, लॉयर हो अगर कि जजेस तो आते ही है ना कोर्ट की डेफिनेशन में, जजेस आते हैं। अ पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस आते हैं, क्योंकि जज कौन होता है? जो ये काम करता है। जब आप जज की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें ये पढ़ोगे। ठीक है, कि ये तो जज कौन होता है? ये पर्सन होता है, ये बंदा होता है जो कि लीगली ऑथराइज्ड होता है एविडेंस लेने के लिए। मैजिस्ट्रेट आते जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपके आते तो है ना, मैजिस्ट्रेट आते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में। हाँ, कोर्ट की डेफिनेशन में कौन नहीं आ रहा फिर? आर्बिट्रेटर आपका कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, डन, सिंपल, इजी। तो कभी कभी ना ऐसे इतना जब भी लॉ पढ़ो ना तो थोड़ा आसपास ना दिमाग भी दौड़ाया करो। आसपास दौड़ाने से कभी कभी अगर आपने मान लो कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आपका कॉमन सेंस भी अगर काम कर रहा है तो आप वो अटेम्प्ट कर ले जाओगे, है ना। ये सोचोगे तो ये तो पता ही है यार, ये तो होते ही हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर ही तो नहीं है, तो वैसे कंफ्यूजिंग है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following was included in the definition of evidence under the
एविडेंस एक्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कि एविडेंस की डेफिनेशन में इसके द्वारा क्या आता है, क्या इंक्लूड किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सिंपल, सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको पता है ना? तो ये एविडेंस है आपका, इंक्लूडेड है मतलब। चलिए अगला, एन एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स a substantive piece of evidence, corroborative piece of evidence, conclusive proof, none of the above. Admission क्या होता है? क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है? conclusive proof होता है, substantive piece of evidence होता है, corroborative piece of evidence होता है, क्या होता है admission? Admission आपका सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, एडमिशन आपका क्या होता है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। ठीक, चलिए 17 से 23 तक आपका एडमिशन की बात करता है ना, और उसके बाद कन्फेशन। तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑफ कोर्स तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। चलिए अगला, हेयरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल अंडर द एविडेंस एक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और वेरी गुड इसलिए भी है क्योंकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, हेयर से एविडेंस का एक्सेप्शन क्या होता है? एक तो डाइंग डिक्लेरेशन 32, रेस जस्टे होता है सेक्शन 6। ठीक है, तो आपका एक तो वो होता है कि होता है, और ये बहुत क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बट इसे अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। ठीक, ये बाकी कुछ भी नहीं होता है, यही होता है आपका जो है मेन। ठीक है, क्या? 32। ठीक है, चलिए अगला, सेक्शन 62 ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विथ प्राइमरी एविडेंस। भाइयों, प्राइमरी एविडेंस। अच्छा, मैं ना जब पहले पढ़ती थी तो मैं हमेशा ना 62 63 में कंफ्यूज हो जाती थी। मैं हमेशा सेकेंडरी प्राइमरी, और मुझे पता है ये आपके साथ भी होता होगा, है ना? तो अब इसको एकदम दिमाग में बिठा लो। 62, क्योंकि मैं कह रही हूँ दिमाग में बिठा लो, 62 प्राइमरी एविडेंस है, 63 सेकेंडरी एविडेंस है। 62 प्राइमरी एविडेंस है, 63 सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, और ये क्या है? 64 है भैया ये। ठीक है, ये 65 है। चलिए, ठीक है, तो आप याद कर लो ये क्या है? 62, ये क्या है? 63, 64, 65। ओके, क्लियर? दिमाग में बैठा लो ये चीज। ये जरूर देख कर जाना, ये क्वेश्चन मिला ही है हमेशा और मिलता रहेगा आगे की जनरेशन को, ये मेरा वादा है। वादा तो नहीं है पर मिलता है। ठीक है, तो 62 याद रख लो, 62 प्राइमरी, 63 सेकेंडरी, ये दो तो तुम भूलना नहीं पहले तो। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं हमेशा। हमेशा मैं कह रही ना, मैं हमेशा सेकेंडरी प्राइमरी को का सेक्शन बदल देती थी, बट जो गलती करता है वो सिखाता है कि गलती नहीं करनी चाहिए, तो गलतियों से सीखो मेरी सारे के सारे। तो 62 आपका प्राइमरी, 63 आपका सेकेंडरी, याद कर लो, हर जगह मिलेगा। ठीक है, प्रसाद है ये, हर मंदिर में मिलता है। ठीक है, हर जुडिशरी में मिलता है। चलिए आगे, इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, अगर सब्सटेंटिव एविडेंस ही नहीं है तो क्या मानेंगे? कहीं सुनी बातें तो नहीं मान लेंगे ना। सब्सटेंटिव एविडेंस तो आपको बहुत जरूरी होता है, राइट? तो उससे क्या लग रहा है आपको ऑप्शन? अगर सब्सटेंटिव एविडेंस ही नहीं है तो कोरोबोरेटिव एविडेंस जो होता है उसको यूज किया जाएगा। कोरोबोरेटिव एविडेंस हैज नो वर्थ, या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी जो कोरोबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, कोरोबोरेटिव एविडेंस में भी मे और नॉट बी यूज्ड एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जब सब्सटेंटिव एविडेंस हाई नहीं है तो आप कोरोबोरेट करोगे किसके साथ, है ना? तो जब सब्सटेंटिव एविडेंस ही नहीं है तो कोरोबोरेट करने के लिए कुछ चाहिए ना, वही तो आपका सब्सटेंटिव एविडेंस है। जब हाई नहीं है भैया सब्सटेंटिव एविडेंस तुम्हारा, तो कोरोबोरेट कैसे करोगे? तो क्या होगा इसका आंसर? कोरोबोरेटिव
एविडेंस हैज नो वर्थ, कोई वर्थ नहीं है, ठीक। वर्थ कब होगी इसकी, जब आपका सब्सटेंटिव एविडेंस होगा। नहीं है सब्सटेंटिव एविडेंस, कोरबोरेटिव भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following is not covered under section 6 of the Limitation Act? Insane, insolvent, idiot, minor. Insane आते हैं, जब तक सेन रहते हैं तब तक अप्लाई होता है, राइट? याद आ रहा कुछ? और इडियट, माइनर। हाँ, कौन है जो सेक्शन 6 में नहीं आ रहा है? कौन है जो नहीं आ रहा? इंसॉल्वेंट। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इतने डायरेक्ट होते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट से पूछ लिया सेक्शन 6 कि कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, याद रखो बस। याद क्या रखना है कि ये 3 आते हैं, ये नहीं आता, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये ठीक है, बस यही याद रखना है, बस यही याद रखना है, ठीक है, कि ये 3 आते हैं, ये नहीं आता सेक्शन 6 में। तो अब आप क्या नहीं आता है तो ये तो याद नहीं रख सकते, क्योंकि क्या नहीं आने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या याद रखना है कि क्या आता है, तो ये याद रखो कि ये 3 आते हैं, ठीक। इसके अलावा जो भी अगला ऑप्शन आएगा नहीं आने में, वही आंसर होगा आपका। चलिए, Which of the following provision of the Limitation Act 1953 states that in case of debt payment will provide a fresh period of limitation from the time of payment? जब पेमेंट होगी जितनी जब तब तक आपका फ्रेश पेमेंट ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 19, ओके। 19 कहता है आपका कि जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपका फ्रेश पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला। द नार्को एनालिसिस टेक्निक्स इन्वॉल्व्स द इंटरवेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जो आपकी आपने सुना होगा ना नार्को टेस्ट होता है ना, तो नार्को टेस्ट जो होता है, जो नार्को एनालिसिस टेक्निक हम जिसे कहते हैं, वो किस चीज़ के यूज़ से आपके वेन्स में जो है, आपके वेन्स में इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है और उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट होता है। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका, क्या चीज़ आपके एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है आपका टेस्ट कराने के लिए। याद रखो बेटा, सोडियम पेंटोथॉल, सोडियम पेंथॉल, ठीक है। सोडियम पेंथॉल का यूज़ आपका होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूके जुडिशरी में भी पूछा जा चुका है, यूपी में भी पूछा जा चुका है, एमपी में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है फेवरेट है हर जुडिशरी का। तो याद रखो, ये नार्को एनालिसिस ये पहला वाला ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन भी यही आते बदल भी सकते हैं, है ना, बदल भी सकते हैं, इसलिए आंसर याद रखो, ऑप्शंस बाकी नहीं, क्योंकि फिर यही बोलोगे तुम हमारे टाइम ही सब चेंज होता है। ऐसी सिचुएशन में मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ, ठीक है, इसलिए आंसर्स याद रखो अच्छे से। चलो आगे। द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्निफर डॉग फॉल्स अंडर। अच्छा, स्निफर डॉग आपने देखा है, हम जब कभी आपने देखा क्राइम ब्रांच कभी क्या करता है, जब कहीं जहाँ पे क्राइम हुआ रहता है, कुत्ते लेकर जाते हैं ना, डॉग्स लेकर जाते हैं बांध के ऐसे, वो भी तो कभी आपने देखा है कि वो डॉग्स लेकर जाते हैं एविडेंस उसके लिए, है ना, उसको हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसे, स्निफर डॉग वाला जो एविडेंस है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्निफर डॉग वाला एविडेंस होता है, आपने देखा ना कुत्ते लेकर जाते हैं, तो वो वाला एविडेंस कौन सा एविडेंस कहलाता है? ओरल कहलाता है, डॉक्यूमेंट्री, हेयरसे, साइंटिफिक? कौन सा एविडेंस कहलाएगा आपका स्निफर डॉग का? साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक एविडेंस होता है आपका स्निफर डॉग वाला एविडेंस, ओके। अगला, अ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स इज वन। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होते हैं आपके? which is intended to take effect or to be operative immediately on its execution, which is final, which is irrevocable, which is revocable, ठीक है। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो तुम्हारे रिवोकेबल होते हैं, रिवोक हो सकते हैं, तो ये है इसका आंसर भैया, रिवोकेबल। अगला,
use of violence by member of unlawful assembly in furtherance of their common object will constitute offense of। अगर आप वायलेंस का यूज करते हैं अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होकर, ठीक है, क्या चीज को पूरा करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट, तो आप कौन सा ऑफेंस करते हैं। ये आपका कोई एक ऐसा सेक्शन है जो एज इट इज रख दिया गया है आपके क्वेश्चन फॉर्म में, और अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे वो कौन सा सेक्शन है, ठीक है। मैं आपको सेक्शन बता देती हूँ, सेक्शन 146 है, ठीक है, इसका आंसर। अब बताइए क्या है ये, ठीक है। तो क्योंकि 146 की लैंग्वेज क्या कहती है, कहती है यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यही कहता है आपका 146। और ये किसकी बात कर रहा है 146, राइटिंग की, ठीक है, राइटिंग जो होती है उसकी ये बात कर रहा है, उसकी ये एज इट इज आपकी डेफिनेशन है 146 की। देखो बेयर एक्ट पे कमांड बनाने को क्यों कहा जाता है, बार बार क्यों कहते हैं कि आपको प्री क्लियर करना है तो आपको बेयर एक्ट पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यही होता है। अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना तो आप फंस जाओगे। एक्सप्लेनेशन वाले में क्या होता है पता है, कि आप ना अपना कॉमन सेंस लगा देते हो, कहीं कहीं लगा लेते हो, बट अगर डायरेक्ट आ गया क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो लेकिन अगर बेयर एक्ट पढ़ा है तो क्या होगा, कर ले जाओगे। तो अगर अभी तुमने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा होता और ये आ जाता, तुम्हें तो समझ ही ना आता भैया क्या बात कर रहा है ये सब है, क्या बात कर रहा है ये, असॉल्ट की बात कर रहा है, अफ्रे की बात कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव लगा दूं क्या, ऑल ऑफ द अबव लगा दूं, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा 146, अरे भाई ये तो राइटिंग की बात कर रहा है ना। तो याद रखो, बेयर एक्ट पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, प्री निकालो, ठीक है। ये है सिंपल सीधी तरीका, ठीक है। अगला, प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है आपको पता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी, पार्टली प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री। तो ये कह रहा है कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री, जो डिक्री से पहले वाली डिक्री आती है, वो किस तरह के सूट में पास की जाती है, किस तरह के सूट में दी जाती है। तो क्या होता है, पार्टीशन में दी जाती है। बताइए, एक जमीन का विवाद चल रहा है, अब उसमें कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो अब ये तो वेट नहीं करेंगे ना कि छोटे मोटे डिस्प्यूट का हम वेट करें सालों तक कि भाई वो जमीन का छोटा मोटा डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, जमीन के विवाद में। तो अब हम सालों तक तो वेट नहीं करेंगे ना कि भाई ये केस फाइनल होगा, फाइनल डिक्री आएगी, जजमेंट आएगा, तब हम ये डिसाइड। कभी कभी कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएटली सॉल्व कर देने होते हैं ना, जैसे पार्टीशन हो गया, पार्टीशन की वजह से बवाल ही चले जा रहा है, लड़े ही जा रहे हैं घर वाले, तो आप क्या करोगे, एक डिक्री निकाल देते हो ना, प्रीलिमिनरी डिक्री, कि ठीक है ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, प्रीलिमिनरी। तो पार्टीशन में प्रीलिमिनरी डिक्री आपकी लगती है, ओके। पार्टनरशिप में लगती है, ठीक। पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स, पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट लगती है। मीन प्रॉफिट का सेक्शन याद कर लो, ये भी आता है, लगे याद बता दूं। CAPC का कौन सा सेक्शन होता है, 212 मीन प्रॉफिट की बात करता है, ठीक है। तो ये भी आता है। तो क्या हो गया आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्या है हमारा, चलिए, सेक्शन 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, बताओ बच्चों क्या होगा आंसर। एविडेंस एक्ट रट लो, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट तो सब कुछ आता है, बेरेक्ट से ही है ना, मतलब ज़्यादातर आपका बेरेक्ट ही रहता है मेन फोकस प्री एग्ज़ाम का। लेकिन मैं कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन में मैं ही आगे क्यों आ जाता हूँ। तो मैं आपको भी नहीं, आप पढ़ के अच्छे से जाना है, बाकी अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। बाकी जो होगा देखेंगे यार, जो जब आपका होगा ना, जिस साल में आपको जज बनना होगा ना, आप उस साल जज बन के रहोगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन,
ठीक है, आपका सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है। ओके, प्रिविलेज कम्युनिकेशन आपको क्या होता है आपको पता है, एविडेंस एक्ट आपने पढ़ी रखा है। ठीक है, चलिए 23, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी हाई कोर्ट शैल हैव dash over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction। क्या कहता है कि आर्टिकल 27 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कि हर हाई कोर्ट शैल मतलब समझ आ रहा है ना, करना ही है। ठीक है, शैल डैश ओवर ऑल कोर्ट, जितने भी कोर्ट होंगे, ठीक है, या ट्रिब्यूनल होंगे टेरिटरी में जहां पे वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, क्या करेगा, सुप्रिंटेंडेंस। ठीक है, हाई कोर्ट जो होता है, अगर किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट है, उस टेरिटरी में जितने कोर्ट्स आ रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं, सबका वो क्या करता है, सुप्रिंटेंडेंसी तो करता है ना। तो सुप्रिंटेंडेंस 227 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुप्रिंटेंडेंस over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction। चलिए नेक्स्ट, इसमें 3 आ गया, छोटा हो गया। नेक्स्ट चलिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 of the constitution a district judge is appointed by, district judge को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है, कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तो नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे ये भी लिख कर आता ना कि गवर्नर ऑफ द स्टेट विद कंसल्टेशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, तो भी आपका सही आंसर होता, बट यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पे आपका आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्ट करने के बाद किससे, हाई कोर्ट से। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आंसर है, यहाँ पे कि गवर्नर करता तो गवर्नर ही है, कंसल्टेशन पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछा तो जो लिखा है वही बताना है ना, अब अपने आप से तुम नया ऑप्शन नहीं क्रिएट कर सकते, तो गवर्नर। ठीक है, अगला, courts have jurisdiction to try all suits of civil nature except suit the cognizance of which is either expressly or impliedly barred by virtue of, बताइए किस कौन से सेक्शन का, ये डायरेक्ट उठा के दे दिया। मैंने कहा ना कि अगर आपने बैरक पे कमांड बनाई है तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी प्री के, क्योंकि यही होता है। ठीक है, कौन सा सेक्शन उठाकर रख दिया, ये सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है हर सूट जो कि सिविल नेचर के हैं उसको ट्राई करने का, उसका ट्रायल चलाने का। ठीक है, एक्सेप्ट सूट्स द कॉग्निजेंस ऑफ विच इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय। ठीक है, सेक्शन 9 बताता है कि सिविल सूट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही आपको बता रहा है, तो वही बोल रहा है कि जिसको सेक्शन 9 ने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड कर रखा है, उसके अलावा हर तरह के सिविल सूट चलाने का अधिकार होता है कोर्ट के पास। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर जुडिशरी में आने वाला क्वेश्चन, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चंस दिमाग में बिठाने शुरू कर दो। रेस जुडिकाटा का सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो निकालना ही नहीं क्योंकि हर तरफ लिखा हुआ है 11। सेक्शन 11 आपका रेस जुडिकाटा की बात करता है, राइट। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात कौन करता है, एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी बात करता है आपका रेस जुडिकाटा की। ठीक है, चलिए, अरे कंस्ट्रक्टिव, जो रेस जुडिकाटा कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हम मान लेते हैं कि लग रहा है रेस जुडिकाटा। ठीक है, चलिए लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है, ठीक है,
किसी भी सब्जेक्ट का जो आपके जुडिशरी का सिलेबस है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना जो भी आपका वीक हो, ठीक है, कि अगर आप कोई टॉपिक मेरे से पढ़ना चाहते हो स्पेशली, ठीक है, प्लीज़ मुझे आप इसके बारे में बताइए। बाकी हमारी देहरादून क्लैट एकेडमी जो है, ठीक है, ये मॉक्स भी कंडक्ट कराने वाली है बहुत जल्दी, आपको इसकी साइट पे मिल जाएगा, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। आपका हरियाणा प्री से पहले, हरियाणा के पेपर से पहले ही आपका मॉक एक होगा, साइट पे होगा, बहुत ही मिनिमम फीस के साथ होगा, मैं सच कह रही हूँ, बहुत कम, इतने कम में आपको कहीं मॉक नहीं मिलेगा, और बढ़िया मॉक होगा, मज़ा आएगा आपको करके, आपकी रैंक भी बताई जाएगी, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो रेडी रहना उसके लिए, मैं नोटिफिकेशन जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी उसकी। नोटिफिकेशन तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं भी जुडिशरी का पेपर कंडक्ट कराने जा रही हूँ, हाँ कराने ही जा रही हूँ एक तरह से, डेमो जुडिशरी, ठीक है, नॉट जुडिशरी, ठीक है। चलिए आगे, हो गया आपका डी, हो गया। अगला, द कोर्ट अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ CPC कैन रेफर टू डिस्प्यूट ऑफ, आपको पता है भाई, पता है, सबने सुना है, सबने अपने LLB के फाइनल ईयर्स में बनाया है ना, आता है आपको, मैं होप करती हूँ, फिर भी बताती हूँ क्या आता है। मीडिएशन आता है, आर्बिट्रेशन आता है, कंसिलिएशन भी आता है। तो क्या हुआ, सबका प्यारा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सबका प्यारा इसलिए क्योंकि जहाँ ये आता है ना ऑल ऑफ द अबव, वहाँ उम्मीद तो जगती है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो तुम्हें उम्मीद जगेगी, कहीं ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, पर ऐसे में दिल की नहीं सुननी होती बेटा, कभी कभी ट्रिक होता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, कभी कभी लिखा तो होता है बट लगाने पे तुम्हारा माइनस मार्किंग हो जाता है, समझ रहे हो ना, सोच समझ के चलो, ठीक है। क्या करो, डायरेक्ट पढ़ो, और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने। अगला क्वेश्चन चलिए, राजू डाइज लीविंग बिहाइंड अ सन रवि एंड अ मैरिड डॉटर कविता, ठीक है, राजू की डेथ हो जाती है, ठीक है, कौन कौन बचता है, उसका बेटा रवि और बेटी जो कि शादीशुदा है, ठीक है, कविता। अ सूट फाइल्ड बाय राजू अंडर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यूड बाय, राजू ने कोई सूट वूट फाइल किया था अपने जीते जी और उसकी डेथ हो गई, तो अब जो उसने सूट फाइल किया था वो कौन कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही कंटिन्यू करते हैं, आपको पता है, तो कौन कर सकता है, क्या राजू खुद कर सकता है अकेले, बस राजू ही करेगा, कविता ही करेगी, ये क्या भेदभाव है भाई कि बस राजू ही करेगा, बस कविता ही कंटिन्यू कर सकती है सूट, ऐसा तो नहीं होता ना, फिर रवि, कविता और उनका पति भी कर सकता है, या रवि एंड कविता बोथ हैज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन कर सकता है सूट को कंटिन्यू, रवि एंड कविता बोथ हैज लीगल रिप्रेजेंट, दोनों बच्चे हैं तो दोनों को अधिकार है, ठीक है, दोनों ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके, राजू अंकल के, ठीक है, मतलब राजू जी के, तो डी। अगला क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोवाइड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डेथ सेंटेंस passed by the session court prior to its execution। जैसा कि आपको पता है कि सेशन कोर्ट के पास पार होती है कि वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो कि ऑथराइज बाय लॉ है, लेकिन जब भी वो डेथ सेंटेंस देगा तो उसको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से, ठीक है, वो कंफर्मेशन के लिए भेजता है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि कौन सा वो सेक्शन है जो कि कंफर्मेशन की बात करता है, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की, ठीक है। तो देखो 366 में तो भाई भेज रहा है, ठीक है, पर कंफर्म किस में कर रहा है, 368। अब एक बात ध्यान दो, बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे मैंने आपको बोला ना, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में के सेक्शन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, सेम कंफ्यूजन होती है 366 और 368 में, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो, 366 में भेजता है, जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा, और 368 आपकी कंफर्म करने की बात करता है कि कंफर्म हो गया, ठीक है, तो 368 आपका क्या है, आंसर है इसमें, इसको ध्यान रखना है। फिर अगला, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
embodied in chapter 4 of the constitution were derived by us from, ठीक है, तो आंसर बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपके लगभग हर स्टेट के प्री में ये क्वेश्चन आता ही है, हर चीज़ कि ये कहाँ से लिया है, वो कहाँ से लिया है, तो ये वाला पार्ट स्पेशली बहुत देखना होता है ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, क्या है ऑप्शन, चलिए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, क्या है, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble is part of constitution and relates to its basic structure. Preamble is not part of constitution but a sort of introduction to the constitution. Preamble is like a prologue to the constitution. ये इतना डिबेटेबल क्वेश्चन, ना जाने कितने सालों से ये डिबेट होता आ रहा है कि प्रीएम्बल पार्ट है नहीं है, बट आपको पता है कि क्या है इसका आंसर, आप सबको ही पता है क्या है इसका आंसर। Preamble is part of Constitution and relates to its basic structure. कौन से केस में कहा गया था, केशव नंदा भारती के केस में कहा गया था, ठीक है, कि प्रीएम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी हमारा वहां से आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कभी अमेंड नहीं होगा, है ना, यही बोला गया था जब क्वेश्चन उठा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, अगर है तो हम उसको अमेंड भी कर सकते क्योंकि हम अमेंडमेंट की पार्ट तो हमें दी गई है, तो आपको भी पता है इसका आंसर क्या है कि पार्ट होता है। बहुत लोगों ने कहा नहीं होता है बहुत केसेस में, लेकिन केशव नंदा भारती ने आपका सेट कर दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अगला, which among the following is not a constitutional body in India? Very important question again, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल है, अमेंडमेंट से ही आया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जीएसटी कहाँ से आया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से ही तो आया था। कौन सा अमेंडमेंट था मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो क्या होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, क्या नहीं होता, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सरकार का बनाया हुआ एक कमीशन था, ठीक है, जिसमें वो 5 ईयर प्लान्स बनाते रहते थे, है ना, तो जो कि अब हटकर नीति आयोग आ गया है हमारे पास। तो यही है क्वेश्चन कि प्लानिंग कमीशन जो होती है वो क्या नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, याद रख लो, दिमाग में बैठा लो ये चीज जैसे भी, ठीक है। अगला, द राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव लॉ, ठीक है, कोई क्या कहता है राइट टू इक्वालिटी, कोई पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। टू दिस रूल सर्टेन एक्सेप्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड, इस बात के कुछ एक्सेप्शंस भी रिकॉग्नाइज्ड हुए, ऑफ कोर्स लॉ है, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एक्सेप्शन, बताइए। राइट टू इक्वालिटी कहती है कि लॉ से ऊपर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। कौन आते हैं इसके एक्सेप्शन की कैटेगरी में, कौन से लोग आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं, एम्बेसडर ऑफ यूएसए भी आते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी आते हैं, ठीक है, तो कौन है, ऑल ऑफ द अबव। अगला, ठीक है, which of one of the following writs can be issued only against the judicial or quasi judicial authorities? बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मुझे तो याद हो गया, तुम भी याद कर लो, सरसरी ही है जो कि इशूड होती है अगेंस्ट क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए, ठीक है। अगला, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, किसको देता है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया इसलिए है क्योंकि आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आए आपका बार बार वो बढ़िया होता है। प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो किसे देगा, सीजेआई को देगा, ठीक है। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट किसे देता है, प्रेसिडेंट को, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस होल्ड करता है, 5 साल के लिए करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टिफिएबल द सेम वे एज अ फंडामेंटल राइट,
चलो अच्छा बताओ, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो? फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो? जा सकते हो, है ना? अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर दे, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए जा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक आपका गवर्नेंस के लिए आपके बना दिया गया है कि भाई इस बेस एक आइडल बना दिया गया है कि इस आइडल्स पे जो है, इन विचारों पे, इन धाराओं पे जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी कंट्री जो है काम करेगी, ठीक है? लेकिन आप उसके लिए जो है वहां नहीं जा सकते, है ना, कोर्ट नहीं जा सकते। तो क्या कहता है कि नॉट जस्टिफिएबल येट फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जस्टिफिएबल नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन वो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के काम में यूज होता है, आता है, गाइड करता है। अगला, when the high court or any session judge calls for the examine the record of any proceeding before any inferior criminal court, it is known as, चलिए, जब हाई कोर्ट या सेशन को जज एग्जामिन करने के लिए कोई भी रिकॉर्ड किसी प्रोसीडिंग का इंफीरियर कोर्ट का मंगाता है अपने पास, ठीक है, ले लेता है एग्जामिन करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत देखो, रिव्यू का प्रोविजन जैसा हमारे सीआरपीसी में कुछ नहीं है, नो रिव्यू, सिर्फ सीपीसी में होता है। रिवीजन की बात करेंगे, रेफरेंस, मैंने आंसर ही बता दिया, सॉरी, चलिए इसका आंसर होता है रिवीजन। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में जब रेफर करते हैं कोर्ट को, ठीक है, जब कोई वो अराइज होता है, कंफ्यूजन अराइज होता है, तो हम हाई कोर्ट को रेफर कर दिया, सेशन कोर्ट को रेफर कर दिया कि हमको इस पे लॉ के कुछ मैटर पे कुछ कंफ्यूजन है, किस कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट को। पर रिवीजन में क्या करता है? कोर्ट खुद से ही ले लेता है ना। क्या लिखा हुआ है कि कॉल फॉर एग्जामिन टू रिकॉर्ड, कॉल फॉर एग्जामिन, है ना? तो ये क्या है? रिवीजन है आपका, जिसमें आपका हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट खुद कॉल करता है एग्जामिन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ, वेरी इंपॉर्टेंट, सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपकी कितनी सेंटेंस दे सकता है? तो कितनी भी 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। कितनी दे सकता है? वो सेंटेंस जो कि 7 साल से कम ही दे हो वही दे सकता है, 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं देगा। ये आपका आंसर, 7 साल से ज्यादा की सजा कि वो नहीं दे सकता, सिर्फ 7 साल से कम की पनिशमेंट दे सकता है सीजेएम आपका। अगला, एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल में बी मेड बिफोर। एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन क्या होता है? याद होना चाहिए भाइयों बहनों, 438। ओके, कौन कहाँ फाइल कर सकता है? आप कहाँ एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाल सकते हो? तो आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो कर सकते हो। क्या है आंसर? बोथ, बी एंड सी। चलिए, तो आज का आपका यहीं पे खत्म होता है। हम इसे रिवीजन भी कहेंगे मैंने, क्योंकि आपको कहा कि 1 महीने से कम के टाइम में अब आप वापस से शुरू से अपना सिलेबस लेकर नहीं बैठ सकते। वो आपकी तैयारी चल ही रही होगी, मुझे पूरा यकीन है आप पर, ठीक है, कि आपने पढ़ाई कर ही ली होगी। और अब जब 1 महीने से कम का टाइम बचे, है ना, तो क्या करना चाहिए? बेयर एक्ट देखनी चाहिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, और क्वेश्चन कैसे लगाना चाहिए ये तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहा, सर्कल बनाओ, बाद में वापस खोलो, जब लगाने बैठो उसको पढ़ो, अगली बार देखो तुम्हें वो याद होगा, ठीक है, लगेगा तुम्हें देखा सा। तो ऐसे तैयारी करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अभी वैसे मैं आऊँगी आपके लिए और क्वेश्चन की सीरीज लेके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके, लेकिन तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच।